हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। मैं पुरुषोत्तम सर और आज का मैं टॉपिक ले रहा हूँ 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग का, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओज की फिनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे उसकी बात मैं डिस्कस करूँगा। एनपीओ बेसिकली होता क्या है बेटा? देखो मैंने क्या बताया, एनपीओ में क्या है। एनपीओ बेसिकली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पर बिजनेस के लिए एनपीओ नहीं होता है। बेसिकली ये चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जाता है। तो चैरिटेबल पर्पस के लिए क्या हो सकता है, या तो आप ट्रस्ट बना सकते हो या सोसाइटी बना सकते हो। तो जब भी एनपीओ का एस्टैब्लिशमेंट होगा तो वो ट्रस्ट या सोसाइटी के थ्रू होती है और इसका मेन बेसिक पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि ये वेलफेयर के लिए या दूसरे कामों के लिए इसको फॉर्म किया जाता है। इसीलिए एनपीओ में अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको प्रॉफिट लॉस नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? सरप्लस एंड डेफिसिट। तो अगर इसको कुछ इसका अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस होगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एनपीओ हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल सोसाइटी के थ्रू हो सकता है। इसको डिफाइन कैसे करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं आपको। तो देखो एनपीओ के बारे में, इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कह सकते हो। एनपीओ का मतलब दोनों ही हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो टू फॉर द कल्चरल एजुकेशन, कल्चरल को एक्सपेंड करने लिए, अपने कल्चर को एक्सपेंड करने के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोलने हैं, चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने हैं, रिलीजियस काम किसी को करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए एनपीओज बनाए जाते हैं, पब्लिक सर्विसेज के लिए। इसीलिए ये प्रॉफिट बेसिकली हमारा ये बिजनेस की तरह काम नहीं करता है, एक तरह से सोशल वेलफेयर या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है। इसलिए इसीलिए इसमें हमें अगर इनकम ज़्यादा होता है तो उसको सरप्लस कहा जाएगा, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो उसको डेफिसिट कहा जाता है। एनपीओ की बात करें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, लेकिन नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन। यानी एनपीओज ऑलवेज ही चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज के थ्रू ही स्टैब्लिश होती है, कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन इसको का ओनरशिप नहीं हो सकता है। और क्या है, फंड कहां से आएगा एनपीओ के पास? तो एनपीओ की अपने मेंबर्स होते हैं, जैसे ट्रस्ट या सोसाइटीज जो भी होगा तो उसके अंडर मेंबर्स होंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि फंड रिसीव्ड बाय एनपीओ इन फॉर्म ऑफ डोनेशन इसको मिल सकता है, मेंबरशिप फीस या एंट्रेंस फी के रूप में एनपीओ को पैसे आ सकते हैं, रिसिप्ट हो सकता है। मेंबर से अपने सब्सक्रिप्शन ले सकती है एनपीओ, या लोन्स या ग्रांट्स भी कई बार इसको गवर्नमेंट से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से मिल जाता है। पर्पस इसका हमने देख लिया कि ये कल्चरल पर्पस के लिए हो सकता है, एजुकेशनल, रिलीजियस, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ के लिए भी हो सकता है। ओनरशिप इसका चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज के थ्रू होगा, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल के नहीं कर सकते इसको। प्रॉफिट के लिए नहीं है, सोशल वेलफेयर या दूसरे पर्पस के लिए है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट को हम सरप्लस और जो अगर लॉस होता है तो उसको डेफिसिट कहेंगे। फंड डिफरेंट टाइप के फंड्स होते हैं जो डिस्कस करूंगा मैं। अब देखो क्या होता है कि जब हमने एनपीओ की बात करी तो एनपीओ के फिनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग हमने करना है। अकाउंटिंग में मेन जो इसमें दो अकाउंट्स हैं, एक तो हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेन इसके दो अकाउंट्स क्या हो गए? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और दूसरा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फाइनली हम बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट जो नॉर्मली यूजुअल बिजनेस में होता है वैसे इसमें भी बैलेंस शीट होगा। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की बात करूं तो देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या है? तो कैश बुक का समरी है।
एग्जैक्ट कैश बुक नहीं है, क्योंकि कैश बुक तो नॉर्मली हम क्या होता है डे टू डे बेसिस पर, डेली ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर कैश बुक करते हैं, लेकिन ये कैश बुक का ही समरी है, एग्जैक्ट कैश बुक नहीं है। इसको स्टार्ट करते हैं। ये जब भी मेंटेन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो कैश बेसिस के ऊपर मेंटेन होगा। कैश बेसिस पर मेंटेन होने का मतलब कि एक्चुअल में कैश रिसिप्ट होता है, जो भी कैश रिसीव हुआ है, और या एक्चुअल में जो कैश पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, जिस पीरियड के लिए भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर रहे हो, उस पीरियड में देखोगे कि कैश कितना रिसीव हुआ। कैश कहने का मतलब कि बैंक भी उसमें इंक्लूडेड है। तो कैश या बैंक के थ्रू जो भी अमाउंट रिसीव हुआ और जो भी अमाउंट पेमेंट हुआ, वो सारी एंट्रीज इसमें होती हैं। तो इट्स अ समरी ऑफ कैश बुक। किस टाइप का अकाउंट है, इसका नेचर क्या है, तो एसेट्स, कैश या बैंक बैलेंस क्या है आपके लिए, एसेट्स है, तो ये एसेट्स का अकाउंट है या रियल अकाउंट से वी कैन से कि इट्स अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट या एसेट्स का अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट करोगे, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये आपका रिसिप्ट साइड होगा, ये पेमेंट साइड होगा। लेफ्ट साइड रिसिप्ट साइड और राइट साइड पेमेंट साइड हो गया। या ऐसे भी कह सकते हो कि डेबिट साइड में हम रिसिप्ट रखेंगे, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स रखेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, तो जो भी हमारे पास कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, उसी से ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका शुरू होता है। स्टार्ट ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस से शुरू होगा। तो जब भी हम रिसिप्ट्स की बात करेंगे, तो कैश में रिसिप्ट हुआ या चेक डीडी के थ्रू, बैंक के थ्रू रिसिप्ट हुआ, दोनों ही टाइप के रिसिप्ट्स को हम इसमें कंसीडर करेंगे, या दोनों ही टाइप के पेमेंट्स को भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। रिसिप्ट्स को हमने डेबिट साइड में, पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में लेना है। और मोटा मोटी बात क्या है जी, तो कहा जा रहा है कि इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। जब हम रिसिप्ट्स की बात करेंगे, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करोगे, और उस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी रिसिप्ट्स हुए हैं, ऑल रिसिप्ट्स, चाहे वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट्स हो, वो सारे रिसिप्ट्स हमने यहां पर लेना है। अब कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट्स का क्या मतलब हो गया, तो कैपिटल, इसको डिस्कस करता हूं अभी थोड़ी देर में। तो ऑल रिसिप्ट्स, इतना अभी माइंड में रखो कि ऑल रिसिप्ट्स लेना है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। दूसरी चीज कि वो रिसिप्ट्स करेंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो ध्यान रखो, जब भी हम रिसिप्ट्स की बात करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट्स की बात करेंगे, तो कैश एंड बैंक्स दोनों को कंसीडर करना है, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही टाइप के रिसिप्ट्स को कंसीडर करना है। एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं वो सारा हमने लेना है। अब वो पर्टिकुलर पीरियड आपका 6 मंथ्स का भी हो सकता है, ईयर का भी हो सकता है, नॉर्मली ईयर वाइज होता है। और उस रिसिप्ट्स में, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो टोटल रिसिप्ट्स होगा, उस रिसिप्ट्स में करेंट ईयर के लिए भी रिसिप्ट्स हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी रिसिप्ट इसी साल हो सकता है, या प्रीवियस ईयर का भी कुछ बैलेंस है उसको भी हम रिसिप्ट्स कर सकते हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि वो किस पीरियड का है, किस नेचर का है। अगर हम जिस पीरियड के लिए रेवेन्यू, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कर रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ भी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो उसको हमने यहां पर उसकी एंट्री कर लेनी है, हमें रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है? चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, करेंट ईयर हो का हो, इट डजेंट मैटर, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का। वैसे ही पेमेंट साइड में भी हमें इट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। तो पेमेंट साइड में ही भी जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ऑल पेमेंट्स वी हैव टू रिकॉर्ड। तो ऑल पेमेंट्स, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, हमें रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा चाहे वो करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, वो सारी पेमेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है। तो पेमेंट साइड में अभी हमने क्या देखा कि ऑल पेमेंट्स, चाहे कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, हमें कंसिडर करना है।
कैश एंड बैंक दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। वो पेमेंट्स करेंट ईयर के लिए भी हो सकता है, पास्ट ईयर के लिए भी हो सकता है, या नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो सकता है। तो इस तरह से क्लोज ये कैसे होगा, तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो हमने क्या देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश एंड बैंक से, क्लोज होता है क्लोजिंग कैश एंड बैंक से। अब क्वेश्चन नॉर्मली आपको होता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको गिवन होगा और उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको करना होगा। तो क्या हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को समझ लिया कि ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से शुरू होगा, ऑल रिसिप्ट्स लेना है यहां, चाहे कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, ऑल रिसिप्ट्स वी कंसीडर हियर फॉर पर्टिकुलर पीरियड। और यहां पर पेमेंट साइड में भी आपने जितने भी पेमेंट्स हैं, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, सारा कंसीडर करोगे। करेंट ईयर, पास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर सबको कंसीडर करना है। क्लोज हो जाएगा ये कैश एंड बैंक बैलेंस। जो भी आपके पास क्लोजिंग बैंक या कैश बैलेंस है वो इसका उससे क्लोज होगा। अब मैंने क्या बताया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको गिवन होगा और उसी से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में देख लो, ये नॉमिनल अकाउंट है। जैसे बिजनेस के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं, वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। बट ये बिजनेस के लिए तो आप कर नहीं रहे हो, दैट्स वाई इसका नाम क्या हमने दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये ऑलवेज ही अक्रूवल बेसिस पर मेंटेन किया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश बेसिस पर मेंटेन होगा, यानी एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ या एक्चुअल में कैश का पेमेंट हुआ तभी उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब कि जिस पीरियड के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस पीरियड के सारे इनकम्स और एक्सपेंडिचर को हमें कंसीडर करना है, चाहे वो रिसिप्ट हुआ हो या उसका पेमेंट हुआ हो, इट डजंट मैटर। तो अक्रूवल बेसिस का मतलब कि जिस पीरियड के लिए हम अकाउंट कर रहे हैं उस पीरियड के सारे ट्रांजैक्शंस को हमें कंसीडर करना है, पेमेंट या रिसिप्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये माइंड में आप रख लो। तो देखो मैंने क्या हमने देखा कि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब कि एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड ये अकाउंट है। अक्रूवल बेसिस पर मेंटेन करना है, यानी जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर रहे हो उस पर्टिकुलर पीरियड के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर को लेने हैं, चाहे उसका हमने इनकम चाहे वो रिसीव हुआ हो नहीं हुआ हो, एक्सपेंडिचर के लिए हमने पेमेंट किया है नहीं किया है, इट डजंट मैटर। और क्या है जी, तो मैं क्या एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड में आप लोगे, इनकम्स क्रेडिट साइड में लोगे। क्या कहा जा रहा है कि ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेना है ऑन अक्रूवल बेसिस। एक्सपेंडिचर साइड में जब हम बात करेंगे तो केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है उसको अभी डिस्कस करूंगा। अभी इतना ही माइंड में रखो कि केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगे यहां पर, वो भी अक्रूवल बेसिस पर, यानी उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट हुआ है वो भी, जो नहीं हुआ है वो भी। अगर इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये एक्सपेंडिचर है तो हमें उसको लेना है। ओनली फॉर करेंट ईयर ध्यान रखना, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का कुछ एक्सपेंडिचर है तो वो बैलेंस शीट का आइटम होगा। यहां पर हमें केवल करेंट ईयर का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेना है। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर करेंट ईयर ऑन अक्रूवल बेसिस। और कुछ नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, वो भी यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहां पर बेसिकली होता क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो पेमेंट्स होगा वही तो एक्सपेंडिचर होगा। तो इस पेमेंट्स में से केवल हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर करना है, अक्रूवल बेसिस के ऊपर कंसीडर करना है, और
करेंट ईयर के ही एक्सपेंडिचर को हमें ध्यान रखना है यहां पर। उसी तरह से इनकम साइड में केवल रेवेन्यू इनकम लोगे और वो भी करेंट ईयर का होना चाहिए एंड ऑलवेज ऑन अक्रूवल बेसिस। कहने का मीनिंग कि जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर रहे हो उस पर्टिकुलर पीरियड के ऑल टोटल रेवेन्यू इनकम आपको लेना है और करेंट ईयर का जो टोटल रेवेन्यू इनकम आप कंसीडर करोगे और अक्रूवल बेसिस पर, यानी वो इनकम चाहे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उस पर्टिकुलर पीरियड का वो इनकम है तो उसको कंसीडर करना है और ये दोनों साइड को बैलेंस करना है। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा क्रेडिट साइड के टोटल में से, यानी इनकम टोटल जो है अगर वो ज़्यादा है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करो तो सरप्लस होगा। इस सरप्लस को ये भी कहा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर। यानी अगर आपका इनकम साइड ज्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आपको कंसीडर करना है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, करेंट ईयर का हो, पास्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम करेंगे तो उसमें केवल करेंट ईयर का लेना है और केवल रेवेन्यू, ओनली रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर को कंसीडर करना है एंड दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस। ठीक है, कुछ टर्म्स और हम डिस्कस कर लेते हैं, काफी सारे इसमें टर्म्स आएंगे। अब जैसे दो टाइप के हमने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की बात की, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट। उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट, वैसे ही कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स, उसी तरह से आपका रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हुआ जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलना है, यानी वो विद इन ए ईयर उसका बेनिफिट्स हमें खत्म नहीं होना है। जैसे हमने कोई एसेट्स खरीदा, अब एसेट्स में मशीनरी हमने खरीद ली, तो मशीनरी अभी 1 साल के लिए होता तो नहीं है। मशीनरी को जब हम खरीदेंगे तो हो सकता है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए वो मशीनरी हो, यानी उस मशीनरी का बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलना है। तो इसलिए मशीनरी के ऊपर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट्स ऑफ विच एक्सटेंड बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक ही साल में उसका बेनिफिट खत्म नहीं होना है, मोर देन 1 ईयर उसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। उसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि विच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच द बेनिफिट्स ऑफ विच एक्सपायर विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहोगे, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाना है। तो नॉर्मली डे टू डे ऑपरेशंस के लिए एनपीओ के जो भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे सैलरी दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, और भी इस टाइप के जो भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो सैलरी, रेंट, ऑनरेरियम पेमेंट हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया हमने, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जितने भी एसेट्स आप परचेज करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हो सकता है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड आर द रिसिप्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड बाय द डोनर। अब क्या होता है कि एनपीओ में नॉर्मली ग्रांट्स मिलता है, डोनेशन मिलता है। तो किसी अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिला है तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे।
तो ध्यान रखना, डोनेशन वगैरह या ग्रांट्स वगैरह या तो जनरल डोनेशन या ग्रांट्स मिल सकता है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स माना जाएगा, और अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर वो रिसिप्ट्स हो रहा है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाएगा। जैसे लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी डोनेशन जो रिसीव हुआ उसको केवल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया और इसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट जो जनरल रिसिप्ट्स है उसको एनपीओ किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाएगा। कुछ और टर्म्स डिस्कस करते लेते हैं इसमें, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। फंड नॉर्मली क्या होता है कि एनपीओ में जो फंड आता है उसके मेंबर्स से आता है या डोनेशंस के थ्रू आता है, ग्रांट्स के थ्रू आता है। ग्रांट्स हो गवर्नमेंट के तरफ से भी हो सकता है या अदर प्राइवेट से भी हो सकता है। तो अब क्या क्या रिसिप्ट्स हो सकता है या एक्सपेंडिचर हो सकता है एनपीओ को, तो बेसिकली होता क्या है कि देखो हमें क्या करना है कि ये जो रिसिप्ट्स हुआ, अब रिसिप्ट्स में अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, इनकम नेचर का है, तो उसको हमें इनकम साइड में ले लेना है। कैपिटल रिसिप्ट्स है तो ऑब्वियसली वो हमारा बैलेंस शीट का आइटम होगा, तो कैपिटल रिसिप्ट्स कुछ भी होगा तो आपके लायबिलिटी का आइटम हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंड होगा, कंडीशनल फंड होता है, स्पेसिफिक फंड होता है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स हो सकता है। उसी तरह से प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का कुछ रिसिप्ट्स है तो वो भी आपका प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का कुछ होगा, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट का आइटम हो जाएगा। पेमेंट्स में भी देखो, अगर रेवेन्यू पेमेंट्स है तो हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, लेकिन अगर वो कैपिटल पेमेंट है तो ऑब्वियसली हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर या पेमेंट किया है तो हमारे लिए क्या हो गया, यानी हमने एसेट्स वगैरह खरीदा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह हो। या कई बार क्या होता है कि पीछे का कुछ ड्यूज है, प्रीवियस ईयर का कुछ है, तो ऑब्वियसली वो बैलेंस शीट में हमें शो करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ है तो वो भी बैलेंस शीट में हमें शो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इस रिसिप्ट्स और पेमेंट से केवल रेवेन्यू वाला आइटम हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना है, वो भी करेंट ईयर का होना चाहिए। कैपिटल आइटम, कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, और उसी तरह से प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ भी आइटम है तो वो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट हमें दिखेगा। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी कुछ और पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। लाइक सपोज करो रिसिप्ट साइड में आपको एंट्रेंस फी दिया हुआ है, अब एक एक पॉइंट में डिस्कस करते चला जाता हूं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नीचे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड हो गया, सॉरी लायबिलिटी साइड हो गया, लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। अब इधर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, डेबिट क्रेडिट। अब नॉर्मल आइटम है तो आप तो आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनमें हमें डिसाइड करना होता है कि वो रेवेन्यू आइटम है कि कैपिटल आइटम है, उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर करना है या बैलेंस शीट में। जैसे हमें एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड में आपको एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस आपको अगर गिवन है तो क्या करोगे, इसको क्या ट्रीट करना है आपने, रेवेन्यू ट्रीट करना है या कैपिटल ट्रीट करना है। क्योंकि रेवेन्यू ट्रीट करोगे
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में कंसिडर करोगे। अगर कैपिटल ट्रीट करोगे तो ऑब्वियसली आपके बैलेंस शीट का पार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस होता क्या है पहले तो कहा जा रहा है कि एंट्रेंस फी और एडमिशन फीस इज द अमाउंट पेड बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द एनपीओ। अब नॉर्मली क्या होता है कि एनपीओ कैसे चलती है जी, तो ये इसके मेंबर्स बनते हैं बहुत सारे, और उन मेंबर्स से कुछ कुछ पेमेंट आते रहता है सब्सक्रिप्शन के रूप में या एडमिशन या एंट्रेंस फीस के रूप में। तो एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द एनपीओ अगर एडमिशन फीस या एंट्रेंस फी कुछ आया हुआ है तो उसको हमने क्या करना है, तो ध्यान दो, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है इस एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस के बारे में, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि इसको कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज कर दो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसको हम रेवेन्यू इनकम ट्रीट करेंगे, यानी जो भी आपका एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस है वो आपके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू इनकम हो गया, तो उसको इनकम साइड में ट्रीट करना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि एंट्रेंस फी एडमिशन फीस का 20%, 40% या 50% कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज करने का मतलब कि वो रिसिप्ट आपके लिए फंड हो जाएगा, तो उस केस में एंट्रेंस फी को आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर कंसीडर करोगे। तो फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो एंट्रेंस फी या एडमिशन फीस आप रेवेन्यू मान के चलोगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में शो करना है। अदरवाइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन है कि हाँ जी इसका कितना प्रोपोर्शन कैपिटलाइज करना है या सिंपली कहा जाए कि एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है तो उसको कैपिटल ट्रीट करके चलना है। उसी तरह से लाइफ मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो इकट्ठे पेमेंट कर देते हैं टू लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो अगर लाइफ मेंबरशिप फीस है तो लाइफ मेंबरशिप को ऑलवेज ही आपने क्या करना है कि ये एक बार में ही रिसीव हो जाता है। लाइफ मेंबरशिप जो मेंबर्स पेमेंट करते हैं वो एक बार में ही रिसीव हो जाएगा और ये पूरे होल लाइफ के लिए होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया आपके लिए, कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया, ये कैपिटल नेचर का हो गया, क्योंकि हर साल रिकरिंग बेसिस पे हर साल तो मिलना नहीं है, पूरी होल लाइफ के लिए एक बार में ही पेमेंट हो गया। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया, और कैपिटल रिसिप्ट्स होगा तो एक फंड हो गया, तो लाइफ मेंबरशिप फंड इस तरह से लाइफ मेंबरशिप फंड या फीस जो भी दिया हुआ है आपको वो यहां आपके लिए फंड हो जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर देना है। उसी तरह से स्पेशल रिसिप्ट्स, कुछ भी स्पेशल रिसिप्ट्स हो, स्पेशल रिसिप्ट्स आपको दिया हुआ है, इसको कंडीशनल रिसिप्ट्स भी कहा जाता है, यानी स्पेशल रिसिप्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, लाइक स्पेशल रिसिप्ट्स फॉर प्राइज मनी, या स्पेशल रिसिप्ट्स फॉर बिल्डिंग, स्पेशल रिसिप्ट्स फॉर मशीनरी, या किसी भी कंडीशन के साथ अगर कुछ रिसिप्ट्स हुआ है तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे और वो स्पेशल रिसिप्ट्स आपका यहाँ लायबिलिटी साइड में एज अ फंड आपको दिखाना पड़ेगा। और क्या हो सकता है जी, डोनेशन। अब डोनेशन देखो डोनेशन भी मिलेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन प्राइवेटली भी मिल सकता है, गवर्नमेंट से भी मिल सकता है। और ये डोनेशन दो टाइप के हो सकते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये डोनेशन जनरल डोनेशन हो सकता है और दूसरा ये स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है।
तो जनरल डोनेशन का मतलब कि जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, एनपीओ अपने अकॉर्डिंग उस डोनेशन को कैसे भी यूज कर सकती है, कोई टर्म कंडीशन नहीं है उसके ऊपर, तो इसलिए इसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स माना जाएगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स है तो ये आपका इनकम का पार्ट हो जाएगा, यानी जनरल डोनेशन आपके लिए क्या है, इनकम का पार्ट है। तो इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो कर देना है। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो ये आपके लिए कंडीशनल डोनेशन रिसीव हुआ है, यानी ये जिस पर्पस के लिए ये स्पेसिफिक डोनेशन है उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, तो ये एक फंड हो जाएगा। तो जो भी आपका स्पेसिफिक डोनेशन होगा वो फंड का पार्ट हो जाएगा और उसको आपने लायबिलिटी साइड में शो करना है। और क्या हो सकता है जी, डोनेशन हो गया। लिगेसी की बात कर रहे हैं, लिगेसी क्या होता है, लिगेसी को कैसे डिफाइन करोगे, तो लिगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ विल। क्या होता है, विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। क्या होता है ना कि जैसे कई बार क्या होता है कि किसी की डेथ हो रही है, उसने एक विल बनाया, एक विल एग्जीक्यूट किया और उस विल के थ्रू अपनी सारी प्रॉपर्टी उसने एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया। तो विल के थ्रू अगर कुछ डोनेशन आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लिगेसी। तो लिगेसी में भी आपके दो कंडीशन हो जाएंगे, लिगेसी रिसीव हुआ। अब ये लिगेसी आपका जनरल है, नॉर्मल है, बिना किसी कंडीशन का है, तब तो उसको यहां दिखा दो। अगर जनरल लिगेसी है तो उसको यहां दिखा देना है, यानी इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो ये आपके लिए रेवेन्यू इनकम हो गया। लेकिन अगर यही लिगेसी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर ये लिगेसी रिसीव हुआ है तो उसको आपने क्या करना है अगर ये स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है लिगेसी, तो इसको आपने लायबिलिटी में शो कर देना है। कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि लिगेसी का कुछ पार्ट कहा जाएगा कि कैपिटलाइज कर दो और कुछ पार्ट को रेवेन्यू ट्रीट करो। तो जितना पार्ट कैपिटलाइज करने को कहा जाएगा उसको लायबिलिटी साइड में शो करोगे, जो रेवेन्यू जितना पार्ट रेवेन्यू के लिए कहा जाएगा उसको आप इनकम साइड में शो कर दोगे। तो लिगेसी का मतलब क्या हो गया कि किसी की प्रॉपर्टी विल के थ्रू एनपीओ के पास आ गई at the time of deceased। सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। और क्या होता है जी, अब रिसिप्ट साइड में क्या है, सेल ऑफ ओल्ड, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। जितने भी स्पोर्ट्स के, अब क्या होता है कि आपके एनपीओ में क्लब भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह होते हैं, तो जो मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल वो आपके एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। कंजम्पशन जितने भी होंगे स्पोर्ट्स मटेरियल का वो कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इसका पार्ट हो गया। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी होगा उसको बैलेंस शीट में शो करना है। लेकिन अगर कुछ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सेल हो रहे हैं और सेल करने से कुछ इनकम आता है तो इसको भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स ट्रीट करेंगे और ये सेल ऑफ ओल्ड ये भी आपके लिए इनकम हो जाएगा, यानी सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आपके लिए इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो सेल, उसी तरह से सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, ओल्ड एसेट्स ये भी रिसीव, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, एसेट्स अगर सेल करते हो तो उसका इंपैक्ट कहां होगा जी, तो एसेट्स जितना भी एसेट सेल करोगे वो एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। अब एसेट्स को सेल करने पर या तो आपको गेन हो सकता है, एनपीओ को या तो गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो अगर लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स यहां एक्सपेंडिचर में दिखा दोगे, अगर ये गेन हो रहा है तो यहां पर दिखा दोगे गेन ऑन सेल ऑफ
गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स आप इनकम साइड में दिखा दोगे, और बाकी जितने का भी एसेट सेल होगा उसका इम्पैक्ट आपके एसेट्स के ऊपर रहेगा। और कुछ आइटम देख लेते हैं। उसी तरह सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपके पीरियोडिकल्स हैं, न्यूज़पेपर है, जर्नल्स हैं, हमेशा ही इन एनपीओ में आते रहते हैं। अगर उसको सेल करते हैं, यूज्ड किया हुआ पुराने जो है वो सेल करते हो, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, ये नॉर्मल आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो इसको यहां इनकम साइड में हमें शो कर देना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये सारे आपका पीरियोडिकल्स इनकम का पार्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में ये पॉइंट आपका रहेगा ही रहेगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में सब्सक्रिप्शन आपको दिया रहेगा। सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। कम नंबर के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन होना ही होना है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली, नॉर्मली क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव। क्या हुआ मतलब कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स होते हैं उनसे रेगुलर इंटरवल पे सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। सब्सक्रिप्शन किस लिए होता है? ताकि उनकी मेंबरशिप अलाइव रहे, मेंबरशिप उनकी खत्म ना हो, उसके लिए। तो ये रिकरिंग नेचर का रिसिप्ट्स हो गया, यानी हर हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली ये रिसिप्ट होता ही होता है। तो जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा ये क्या हो गया? रिकरिंग नेचर क्या हो गया? रेगुलर बेसिस पर ये रिसीव होता है, रिकरिंग नेचर हो गया इसका, यानी ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। तो सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव होगा एक एनपीओ को, उसको यहां इनकम साइड में आपने दिखाना है। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स इज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू शो देम इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन जब इनकम साइड में हमें शो करना है तो केवल करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही यहां पर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आप इनकम साइड में नहीं शो करोगे। ओनली सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर ही आपको यहां पर शो करना है। करेंट ईयर ऑन only subscription for current year on accrual basis। तो ये ध्यान रखना कि यहां जब आपके रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन होगा तो वो रिसिप्ट करेंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, पास्ट ईयर का भी हो सकता है। लेकिन जब यहां पर आप सब्सक्रिप्शन कंसीडर करोगे तो ओनली करेंट ईयर का ही लेना है, और वो भी अक्रूवल बेसिस, यानी करेंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, चाहे वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, इट डजेंट मैटर, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलवेज मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑन अक्रूवल बेसिस, ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। इसमें हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट से मतलब नहीं है, उस पीरियड के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम को कंसीडर करना है, चाहे वो रिसिप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जब सब्सक्रिप्शन आप लोगे यहां पर तो करेंट ईयर का होना चाहिए और अक्रूवल बेसिस पर, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड हमने यहां इनकम साइड में शो करना है। तो क्लियर माइंड में ये सेट कर लो कि जो भी इनकम इस साइड में लोगे टोटल इनकम होना चाहिए उस पीरियड का,
उसी तरह से एक्सपेंडिचर इधर लोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए अक्रूवल बेसिस के ऊपर, उसका रिसिप्ट और पेमेंट मैटर नहीं करेगा। ठीक है, और देख लो एक दो आइटम। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो यही है। ऑनरेरियम क्या होता है बेटा, बड़ा ध्यान दो, ऑनरेरियम का पॉइंट आ जाता है कि ऑनरेरियम क्या होता है। तो ऑनरेरियम को देखो डिफाइन किया गया है कि ऑनरेरियम इज अ टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु हैज वॉलंटरली अंडरटेकन अ सर्विस विच वुड नॉर्मली कमांड अ फीस। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ऑनरेरियम क्या है कि अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, या कोई लेक्चरर है, या इस टाइप के जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे कई बार वो वॉलंटरली आके एनपीओ में अपना सर्विसेज देते हैं और उसके लिए एक टोकन मनी उनको दिया जाता है। दैट इज सिंपली अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उनकी फीस ये नहीं है, ये क्या है, वॉलंटरली जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में हमने उनके ग्रेटिट्यूड के लिए कुछ पेमेंट, एक टोकन मनी हमने दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम। तो अगर ऑनरेरियम रिसीव हो रहा है तो ये भी आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, और इसको भी, इस ऑनरेरियम को भी हमने यहां पर इनकम साइड में शो करना है। ऑनरेरियम को भी यहां इनकम साइड में शो करना है। ठीक है बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स वगैरह कंज्यूम होता है तो उसको आपने यहां एक्सपेंडिचर साइड में लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। तो नॉर्मली प्रोडक्शन में कुछ कंजम्पशन की हम बात करें तो जो भी इस पर्टिकुलर पीरियड में कंजम्पशन हुआ है उसका कॉस्ट आपने इस एक्सपेंडिचर्स में लेना है। तो ये सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए एनपीओ के। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने डिस्कस किया अभी, और इसी के बेसिस पर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप लोग कर लो, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स का वीडियो अभी करके डालूंगा। तो इसके सारे क्वेश्चंस भी एक एक करके मैं कराऊंगा, जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होते हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब लॉन्ग में मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन का टाइप आपका क्या होगा, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा जी, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, ये आपको दिया रहेगा, गिवन होगा, और इसके बेसिस पर आपने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करना है। साथ के साथ आपको बैलेंस शीट भी करना होता है, और बैलेंस शीट में आपको दो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट यानी ओपनिंग डेट को, जिस डेट को अकाउंटिंग पीरियड हमारा शुरू हो रहा है उस डेट को भी बैलेंस शीट आपको करना पड़ता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर, पीछे के बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाता है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आपको करना होगा, करेंट ईयर का भी बैलेंस शीट करना होगा। तो ओपनिंग का मतलब कि ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, और ये क्लोजिंग मतलब करेंट ईयर का आपका ये बैलेंस शीट है। तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन होगा, इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट और करेंट ईयर का बैलेंस शीट आपको करना होगा। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर में, तो उसको भी देख लेंगे। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। नेक्स्ट वीडियोस जो मैं करूंगा उसमें न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे, तो इसको कर लो, और सब्सक्राइब जरूर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट मिले इसका। ओके, थैंक यू।